हाय गाइस, इस वीडियो में हमें पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो पैरामैग्नेटिज्म से शुरू करते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव तो होती है लेकिन स्मॉल होती है। ठीक है, पॉजिटिव एंड स्मॉल। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो तो वो एक वीक मैग्नेटाइजेशन डिस्प्ले करता है। ठीक है ना। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एक वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव करेंगे। ठीक है ना। फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड इनका मोशन होता है, यानी कि ये आप यूँ कह सकते हो, इन अदर वर्ड्स मैग्नेट्स की तरफ वीकली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है ना। ये जो होता है वो एक वीक अट्रैक्शन होता है, वीक अट्रैक्शन। ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस होता है ना, वो जो है वो इंक्रीज कर जाता है। यानी कि मान लो यहाँ पे इस किसी पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड था जिसको हम कहते हैं बी एक्सटर्नल। ठीक है ना। तो और ये इनसाइड द मटेरियल एक मैग्नेटिक फील्ड था बी आई एन। ठीक है ना। तो जो बी आई एन होगा, बी इनसाइड, वो ग्रेटर होगा बी एक्सटर्नल के। ठीक है ना। वो इसलिए है, देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, बाहर के रीजन में तो स्प्रेड आउट है और मैग्नेटिक फील्ड जो फील्ड लाइंस जो सब्सटेंस के अंदर हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है ना। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे एक यूनिट एरिया से कम फील्ड लाइंस जा रही हैं बाहर, और यहाँ पे एक यूनिट एरिया से ज़्यादा फील्ड लाइंस जा रही हैं। ठीक है ना। फील्ड लाइंस जो हैं वो मैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं, इसलिए जो अंदर जो फील्ड होता है वो एक्सटर्नल फील्ड से ज़्यादा होता है। लेकिन ये बात याद रखना कि जो ये इंटरनल फील्ड है वो बहुत स्लाइटली ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो वीक मैग्नेटाइजेशन दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड नहीं होगा। ठीक है ना। अब आते हैं रीज़न पे कि क्यों पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले करते हैं। ठीक है। तो देखो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी तो इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल से बने होते होंगे, है ना। तो ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके जो इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ना एक नेट डाइपोल मोमेंट होती है। ठीक है। तो अब आप ये पूछोगे कि अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स की एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है तो पूरे सब्सटेंस की एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए। बट जवाब है इसका नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो, हर इंडिविजुअल एटम की एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है ना वो रैंडमली अलाइंड है। ठीक है। अब होता क्या है, इनका वेक्टर एडिशन करोगे तो नेट जो इन सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स का एडिशन है वो ज़ीरो आ जाता है, यानी कि पूरे सब्सटेंस में एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें नहीं मिलती है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, वो तब होता है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारा ज़ीरो हो, जब हमने इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है। ठीक है। जब हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं होता तो होता क्या है, ये जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं ना, इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन करने लग जाती हैं, और इसी वजह से हमें एक वीक मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है। ये तो रहा एक्सप्लेनेशन। क्या कीवर्ड्स हैं? इंडिविजुअल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक मोमेंट्स होती हैं जो कि रैंडमली अलाइंड होती हैं इन केस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बीइंग ज़ीरो। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन करने लग जाती हैं और इसी वजह से हमें एक वीक मैग्नेटाइजेशन मिलता है। ये रहे आपके कीवर्ड्स। ठीक है। अब एक और टॉपिक डिस्कस करना है हमें पैरामैग्नेटिज्म के केस में, वो है क्यूरीज लॉ।
अब क्यूरीज लॉ ये कहता है कि किसी सब्सटेंस की पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है, मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू सी टाइम्स बी नॉट बाय टी, ठीक है। m है आपका मैग्नेटाइजेशन, c को कहते हो आप क्यूरीज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है फॉर अ सब्सटेंस। t है आपका टेम्परेचर, b है आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि जो मैग्नेटाइजेशन है आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का वो बढ़ेगा अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जाते हो तो, और वो कम होगा अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते जाते हो तो, ठीक है ना। तो ये आपका, इसको कहते हैं हम क्यूरीज लॉ, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि ये जो क्यूरीज लॉ है ये तब तक वैलिड रहता है जब तक m की वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू ms तक नहीं पहुंच जाती। मतलब m बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा एक पॉइंट तक, जब तक वो ms वैल्यू एक सैचुरेशन वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है ना। मान लो आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाते हो बढ़ाते जाते हो बढ़ाते जाते हो, m बढ़ता रहेगा जब तक वो ms ना पहुंच जाए। उसके बाद आप चाहे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाओ, ms से ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन उस सब्सटेंस में नहीं मिलेगा, या आप टेम्परेचर कम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, m बढ़ता जाएगा एज लॉन्ग एज वो ms से छोटा है। जब ms पहुंच जाएगा तब चाहे आप कितना भी टेम्परेचर कम कर लो, ms से ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन आपको उस सब्सटेंस में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वो ऐसा क्यों है दोस्तों? वो इसलिए है कि आपने जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है ना। अब आपके इंडिविजुअल एटम्स जो हैं वो एक डायरेक्शन में अलाइन करते जाएंगे, ठीक है ना। एक बीच की कोई वैल्यू में सारे के सारे जो एटम्स हैं एक सब्सटेंस के अंदर वो अलाइन नहीं होंगे, ठीक है ना। अब एक पॉइंट आएगा जब सारे के सारे एटम्स जो एक सब्सटेंस के अंदर हैं या मॉलिक्यूल्स जो एक सब्सटेंस के अंदर हैं वो अलाइन हो चुके होंगे, ठीक है ना। मान लो एक सब्सटेंस के सारे एटम्स एक ही डायरेक्शन में ऑलरेडी अलाइन कर चुके हैं, उसके बाद आप मैग्नेटिक फील्ड कितना भी बढ़ा लो, इससे ज़्यादा एटम्स तो अलाइन हो नहीं सकते, यानी कि इससे ज़्यादा तो मैग्नेटाइजेशन आपको मिल नहीं सकता। वही है आपकी ms वैल्यू, ठीक है ना। जो इस केस में जो आपको मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू मिलेगी वही आपकी ms वैल्यू है, और उसके बाद आप कितना भी फील्ड बढ़ा लो या टेम्परेचर कम कर लो, आपको उससे ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? तो अब मूव ऑन करते हैं फेरोमैग्नेटिज्म पे। अगला टॉपिक हमें डिस्कस करना है फेरोमैग्नेटिज्म का। दोस्तों, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो मच ग्रेटर देन 1 होती है, यानी कि आप कह सकते हो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वेरी लार्ज होती है, ठीक है ना। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। इनकी जो टेंडेंसी होती है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन। इसका रीज़न क्या होता है फेरोमैग्नेटिज्म का, वो डिस्कस करना है हमें। तो उसका रीज़न एक है प्राइमरली द एग्जिस्टेंस ऑफ डोमेन्स, ठीक है ना। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में डोमेन्स पाए जाते हैं। अब डोमेन्स क्या होते हैं? देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए पढ़ा था कि इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स होती हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट्स होती हैं वो रैंडमली अलाइंड होती हैं अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में एक नेट डाइपोल मोमेंट नहीं पाई जाती, ठीक है ना। तो सिमिलरली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में भी इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स की एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है। तो इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल में आपको एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलेगी, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस होता है। मान लो ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था, ठीक है ना। ये एक मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम है, मान लो, जैसा हम मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम मतलब जो हम देख सकते हैं ना चीज़ें, जैसे ये मान लो ये डस्टर है तो ये एक वॉल्यूम है जो हमें दिख रही है, तो एक मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम मान लो इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, ठीक है। तो इसको अगर आप
ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। तो होता क्या है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ग्रुप्स ऑफ एटम होते हैं या ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लो, जिनकी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है ना वो एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होती है, ठीक है ना। ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया। तो होगा क्या, इस ग्रुप की जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे वो उनकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होगी। इस ग्रुप में जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी डाइपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में अलाइंड होगी। इस ग्रुप में जितने भी एटम और मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होगी। तो इन ग्रुप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं डोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में अ ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स whose magnetic dipole moments align in one particular direction, उस ग्रुप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल को हम कहेंगे डोमेन, ठीक है। अब होता क्या है, नॉर्मली जब बी एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो तो ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसमें अलग अलग डोमेन है, ठीक है, इन डोमेन के अंदर इंडिविजुअल एटम्स की तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। तो मान लो पूरे के पूरे डोमेन की इस डायरेक्शन में है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस डोमेन की अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में हो तो इस डोमेन की भी सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो ऐसे हो, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, हर डोमेन की एक जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो रैंडमली अलाइंड होती है, ठीक है। हर डोमेन की डाइपोल मोमेंट रैंडमली अलाइंड होती है और उस वजह से हमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में भी नेट डाइपोल मोमेंट जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो तब हमें वो नेट डाइपोल मोमेंट नहीं ऑब्जर्व करने को मिलती, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, जैसे कि बी एक्सटर्नल जो हो जाता है वो नॉन ज़ीरो हो, ठीक है ना, तो ये सारे डोमेन्स ना एक ही डायरेक्शन में अलाइन करने लग जाएंगे, ठीक है। ये सारे डोमेन्स की जो डाइपोल मोमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन करने लग जाएगी। उससे क्या होगा, हमें इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर एक मैग्नेटाइजेशन मिलेगा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन हो, ठीक है। तो ये जो सारे डोमेन्स हैं ना जो एक ही डायरेक्शन में अब अलाइन कर गए हैं, अब वो एक जाइंट सुपर डोमेन बना लिया है उन्होंने, ठीक है ना। वो अब अलग अलग डोमेन्स नहीं बचे रहे, वो अब एक ही डोमेन हो गए हैं। तो पूरा का पूरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक ही डोमेन बन जाता है जो हम एक सुपर डोमेन कह सकते हैं और उसकी वजह से हमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन मिलती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, ठीक है। ये तो रही फेरोमैग्नेटिज्म की बात। तो अब फेरोमैग्नेट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो हार्ड और सॉफ्ट। ये हम कैसे डिफाइन करते हैं? हार्ड फेरोमैग्नेट्स क्या होते हैं? हार्ड फेरोमैग्नेट्स वो होते हैं, मान लो आपने पहले एक फेरोमैग्नेट लिया, उस पर आपने एक बी एक्सटर्नल अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये बी एक्सटर्नल आपने अप्लाई कर तो दिया लेकिन अब आपने रिमूव कर दिया थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। तो ये हार्ड फेरोमैग्नेट्स में ना मैग्नेटाइजेशन बचा रह जाता है, ठीक है। पहले वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज नहीं था, जब
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया हुआ था। हमने जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उसके डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में उनकी डाइपोल मोमेंट्स अलाइन कर गई। जब हमने दोबारा हटा दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो इसका मैग्नेटाइजेशन बचा रह जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये डोमेन्स की जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइंड रहेंगी, ठीक है ना। तो ये जो हार्ड फेरोमैग्नेट्स हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना होने पर के बाद भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो और इन्हीं से हार्ड फेरोमैग्नेट से ही बनते हैं परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, क्योंकि ये जो हार्ड फेरोमैग्नेट्स है ऑब्वियसली इन्हीं में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमें बिना किसी एक्सटर्नल फील्ड के भी ऑब्जर्व करने को मिलती हैं, तो इन्हीं से हम बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। और दूसरी तरफ सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स क्या होते हैं? आपने एक फेरोमैग्नेट सब्सटेंस लिया, उस पे पहले तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो रैंडमली अलाइंड होंगे डोमेन्स की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स। आपने अप्लाई कर दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में आप अलाइन हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे ये फिर से रैंडमाइज हो जाते हैं, ठीक है। ये फिर से रैंडम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और अपनी मैग्नेटाइजेशन लूज कर देंगे, ठीक है। दे लूज देयर मैग्नेटाइजेशन व्हेन बी एक्सटर्नल इज रिमूव्ड, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है हार्ड और सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स में। तो गाइज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। जैसे फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं किसी सब्सटेंस की वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है ना। आप रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर एक फेरोमैग्नेट का बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जिसके बाद वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले करना छोड़ देता है। होता क्या है, एट हाई टेम्परेचर्स ये जो डोमेन स्ट्रक्चर होता है ना हमारे फेरोमैग्नेट्स का वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है। तो उस केस में जो फेरोमैग्नेट है वो एक्चुअली एक पैरामैग्नेट में कन्वर्ट हो चुका होता है, यानी कि वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले करेगा। होता ये है कि डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट कर जाता है, लेकिन इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो तो रहती है ना, जैसे कि पैरामैग्नेट में, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करेगा, यानी कि वीक अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटाइजेशन, वो सब, ठीक है ना। तो उस टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन को मान लो आप बढ़ाते गए टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जिस पे ये ट्रांजिशन होगा फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी टू पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो उस टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन को कहते हैं हम क्यूरीज टेम्परेचर, ठीक है। और आपकी बुक में एक फार्मूला भी दिया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो होती है अबव द क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है ना, यानी कि उस टेम्परेचर रेंज में जब वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अब पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्प्ले कर रहा है, एट टेम्परेचर्स अबव क्यूरी टेम्परेचर द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कैन बी रिटन एज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर माइनस क्यूरीज टेम्परेचर, ठीक है। और फाइनली एग्जाम्पल्स क्या हैं फेरोमैग्नेट्स के? एलनिको जो एक अलॉय होता है एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और कॉपर का, जो एक हार्ड मैग्नेट होता है, हार्ड फेरोमैग्नेट होता है। और बाकी एग्जाम्पल्स तो आप जानते ही हो, आयरन, निकल, कोबाल्ट तो बहुत फेमस एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है।